सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। सियासत में एक के बाद एक बहरान सर उठा रहा है और यकीनी तौर पर अगर इसकी बात की जाए जिससे इस्तेकाम का जो एक ख्वाब है वो अभी फ़िलहाल पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले दे चुकी है, मगर अभी सूरत हाल देख कर लग ऐसा रहा है कि ऐसा लगता नहीं कि PTI को शायद ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये मिल सकेंगी। इसका PTI को बड़ा जोम भी है, दावा भी है, क्योंकि हुकूमत ने जो कायमा कमेटी से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर करा लिया है। पीपल्स पार्टी ने इजलास में शिरकत नहीं की है और JUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। क्या पीपल्स पार्टी की जो गैर हाज़िरी ये इत्तफाक़ी है या फिर इसके पीछे कोई और ख़ास वजह हो सकती है? स्मार्ट मूव हम इसको कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में इस बिल की हिमायत में वोट देगी? दूसरी चीज़ ये कि PTI पर पाबंदी लगानी है या फिर मुज़ाकरात करने हैं, इस पर भी हुकूमत अभी तक क्लियर शायद अपना मौक़िफ़ नहीं पेश कर सकी है, जिसको लोग कन्फ्यूजन का नाम दे रहे हैं। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अब्बासी साहब, सबसे पहले जो आप लोगों की जमात पर अभी हुकूमत बने हुए इतना टाइम नहीं हुआ, पहले 45 47 की बहस से बाहर निकलते निकलते आगे बढ़े हैं, उसके बाद अभी भी लोग ये कहते हैं कि कन्फ्यूजन है, नवाज शरीफ साहब क्यों एक्टिव नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी भी ख़तरे में, इस किस्म की बातें की जाती हैं। क्यों ये बातें होती हैं? मैंने कॉफ़ी का एक सिप ले लिया। डॉक्टर साहब, इशू बोला क्या है? इशू ये है कि ये तमाम, मैं तकरीबन पार्लिमानी सियासत तो मैं पिछले 20-25 साल से कर रहा हूँ, लेकिन एक्टिव सियासत आप समझे कि मैं कोई 30-35 साल से कर रहा हूँ। हमने यही अदवार देखे हैं, इसी तरह के देखे हैं। मैंने कोई तकरीबन 8 बादशाह जो हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अपनी आंखों से आते जाते देखे। वो क्या कहते हैं कि सुबह के तख्त नशीर, शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। तो कहने से मुराद ये है कि ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं और ये जो बहरान है ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, और हमें जिन बहरानों का सामना है या था कभी, उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से फेस किया। आप देखें 2014 के अंदर, अभी 2013 में हुकूमत बनती है, 2014 में धरने शुरू हो जाते हैं। इसके बावजूद वो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग, उसका हम खात्मा करते हैं। हज़ारों किलोमीटर लंबी जो है हम अपना मोटरवेज़ बना देते हैं, जदीद ट्रांसपोर्ट दे देते हैं पंजाब के अंदर। तो दुनिया के साथ हम CPEC ले आते हैं $42 बिलियन का। उन तमाम बातों के बावजूद अब भी देखें ना, अभी हुकूमत को हुए हैं 4 या 5 माह हुए। इन 4-5 माह के अंदर हमने जो एग्रीमेंट्स किए हैं उन्होंने मैच्योर होना है ना। और ये जब धरने की बात करें, गालिब मेरे से वही दौर था ना, ये पिंडी वाली मेट्रो बन रही थी। जी, मेट्रो बन रही धरनों के दौरान, एग्जैक्टली 10 महीनों में। हाँ, धरनों के दरमियान 10 महीनों में इंटरव्यू भी किया था मेट्रो के हवाले से। मुल्तान से सक्कर, जी उसी दौर के अंदर, जी ठीक है जी। रहीम यार खान उसी दौर के अंदर, मुल्तान उसी दौर के अंदर जो मोटरवेज बनी, फिर मेट्रोस बनी मुल्तान के अंदर, पिंडी के अंदर बनी, ये सारी चीज़ें जो हैं। और फिर ये जो 16 माह थे, इसके अंदर इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट हुई आपके सामने है। कहने से मुराद ये है कि ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, इकॉनमी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है, और ये अल्लाह ने चाहा तो चंद अरसे में अच्छी खुशखबरियाँ आएंगी। ठीक है, खुशखबरियों से मुराद आपकी क्या है? फिच की जो रिपोर्टिंग, उस पर भी बड़ी बहस चल रही है। ये लोग कह रहे हैं कि जी जो आपके मुखालिफिन किस किस्म की बातें कर रहे हैं आपके सामने, तो रेटिंग के वाले से। हमारी और दूसरी जो फर्म्स हैं या कंपनीज हैं, उन्होंने तो हमारी रेटिंग को बेहतर करार दे दिया है, और अपना 3+ से पता नहीं 4+ पे चला गया है, कहीं हम 5+ पे चले गए हैं। तो हमारे पास तो इसमें भी आपके मुखालिफिन आपको अच्छा, ये पैमाना मेरे लिए नहीं है। हाँ। मेरे लिए पैमाना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बेशक हमें कोई स्टार+ कह दें, मेरे लिए पैमाना ये होगा कि जिस दिन हम अपने लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी, देखिए महंगाई तो 38% पे 12% पे आई ना, लेकिन जो बिजली के बिल हैं ये जब कम होंगे, गैस के बिल कम होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जो हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी है उसको रिस्टोर होना है ताकि हमें रोज़गार मिले,
हमने अपना स्किल वर्कर पैदा करना है जो हमसे दुनिया मांग रही है। हमें दुनिया, पूरा मिडल ईस्ट हमसे स्किल वर्कर मांग रहा है, चाइना हमसे स्किल वर्कर मांग रहा है। तो कहने से मुराद ये कि हमने इन खतूत के ऊपर काम करना है डॉक्टर साहिबा, और हम उस पर चल पड़े हैं, करना शुरू कर दिया। साथ साथ आप देखें ना, पूरी दुनिया जो है वो भी तो डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को तैयार बैठी है ना। पूरी दुनिया से मुराद वो, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, वो अनासर जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में रोड़े अटकाए हैं। मैं इजराइल की मिसाल ज़रूर दूंगा, वो अज़ल से आपका दुश्मन है। अभी देखिए बहुत बड़ा इस्माइल हानिया वाला जो वाक़या हुआ है, ये छोटा वाक़या तो नहीं हो उसकी शहादत का, कि कहाँ जाके ईरान के अंदर उनको हिट किया गया है। ये मुसलमानों के लिए, मेरे लिए, और उससे पहले ईरानी सबके सदर लिए, की जी ईरानी सदर के, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अब हुआ क्या है, देखिए जब हम सी पैक करते हैं, अभी आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो एक बिल पेश किया गया है पाकिस्तान चाइना की जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और जो हमें कट लगाने के लिए हमारी इमदाद के ऊपर, क्योंकि हमारी वो दोस्ती है तो इसलिए वहाँ पे कट लगा दिया जाए। इसी तरीके से उसी कांग्रेस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होती है नेतन्याहू को बुलाकर, और क्लैपिंग की जाती है। और उसी कांग्रेस के अंदर पीटीआई के हक में मैं नाम ले देता हूँ कि उनके हक में रेजोल्यूशन पास होती है, उससे ज़ोरों शोर से। उसी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर नेतन्याहू का राइट हैंड खड़ा होता है, उसी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर अंग्रेज़ों के कुत्ते जो नहलाते थे इस पाकिस्तान के अंदर, उनकी औलादें उनके साथ खड़ी होती हैं। इसका क्या मकसद है? अभी देखें ना, अगर इस वक्त ग्वादर का एयरपोर्ट उसकी ओपनिंग होने जा रही है, तो वहाँ पे जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई, अनारकी पैदा की गई, क्या कि किसी के एक के बस के काम है? ये वही अनासर है जो अरबों डॉलर जो है वो इन्वेस्ट हो चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर, ताकि बलूचिस्तान तरक्की ना करे। अगर बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। देखिए ना, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं समझता हूँ कि चंद अरसे बाद वो दुबई को, वो दोहा को, वो बहरीन को, वो इर्द गिर्द की जितनी जगह हैं, शायद उनको अपनी तामीर व तरक्की में पीछे छोड़ दे वो। तो उसको टारगेट किया जा रहा है। उसको टारगेट किस तरह किया जा रहा है? सिर्फ बातों से नहीं किया जा रहा। अपनों में सहूलतकार उन्होंने, हम हमारे जो अपने हैं उनमें उन्होंने सहूलतकार तलाश कर लिए हैं। इन सब चीज़ों से हमने बाखबर होना है। और फिर ये किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है किसको? एक इंस्टीट्यूशन को हिट किया जा रहा है। क्यों? कि आज भी मेरा ईमान है, मैं ईमान की हद तक बात करता हूँ कि हमारी सालमियत का जामिन जो है वो इंस्टीट्यूशन है। अगर वो इंस्टीट्यूशन ना हो तो मुझे बताएं, वो जो 15-16 डेली शहादत अपना खून गरम इन सरहदों पे पेश कर रहे हैं, तो फिर अगर वो हट जाए वहाँ से, तो मुझे बताएं फिर क्या होगा? गदर होगा ना, अनारकी होगी, इंतशार होगा इस मुल्क के अंदर। और अभी मैं फिर एक और बात उसमें ऐड कर देता हूँ इसको मिलाने के लिए। अभी जो रऊफ हसन की गिरफ्तारी है, उसकी गिरफ्तारी के अंदर पहले तो आप कोई लोग कहते हैं जी सिर्फ एक सेमिनार के लिए हिंदुस्तान के साथ राब्ते में थे। नहीं, उनके ऐसे ऐसे लोगों के साथ वो राब्ते में थे, और ऐसी ऐसी गुफ्तगू उनकी रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया के दूसरे लोगों की रिकॉर्डिंग सामने आई है जो मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। यानी पाकिस्तान बस जी अगर ये ना हो तो पाकिस्तान टूटने जा रहा है जी, ऐसी गुफ्तगू आई है उस रिकॉर्डिंग के अंदर। तो ये सोशल मीडिया वाले जो पकड़े गए हैं, जिनके रिमांड मिल रहे हैं, ऐसे नहीं मिल रहे। वैसे तो अदालतें आपको पता है 139 या 39 FIR वाले को भी एक दिन में छोड़ देती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे एविडेंस हैं जिसके ऊपर छोड़ना मैं समझना कि मुल्क दुश्मनी पे मबनी हो। अच्छा, फिर एक सवाल आपने बड़ा अहम सवाल उठा दिया कि अगर एक बंदा इस हद तक मुल्क दुश्मनी में इन्वॉल्व था और सबूत आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो फिर ऐसे बंदे को तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, बाकी तमाम लोगों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगी, इंतहाई अफसोस के साथ कि हमारे यहाँ माजी में भी होता रहा, अब भी, कि कुछ भी केसेस बनते रहे। नैब की भी आगे जाके बात करेंगे। अभी ये बंदा अगर पकड़ा गया रऊफ हसन, लेकिन अगर ये छूट जाता है तो फिर इट मीन्स कि जो आप बातें करें वो बेबुनियाद साबित हो जाएंगी। नहीं, इस तरह नहीं। आप मेरे सवाल पे जरा गौर करें ना। मैं समझ गया, अगर कल को इनको छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने में तो ये तो कोई बैद नहीं है। अगर उन लोगों को छोड़ तो दिया फिर शवाहिद के बाद छोड़ देना बनता नहीं है ना। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। देखे ना, 2018 में सबके ज़मीर सोए हुए थे। अगर 2024 में अपनी मर्जी से या सोशल मीडिया के खौफ से जाग गए हैं, या फैमिली पे सोशल मीडिया हमलावर हो जाएगी, या फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए हैं किसी के, तो उस पर अगर ज़मीर जाग गए हैं, तो डॉक्टर साहबा मुझे ये बताएं कि मुझे तो कोई बैद नहीं है कि कल इसको भी छोड़ देंगे। अगर एक ऐसे शख्स को बार बार ज़मानत दी जा रही है, जो शख्स GHQ पे हमलावर का मास्टरमाइंड है, जो हमजा कैंप के ऊपर, जो जहाज़ जलाने के ऊपर, जो शौदा के मुजस्समों को तोड़ने के ऊपर, ठीक है, और जिसने पाकिस्तान में ये बुनियाद रखी, खुद
3 चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, 3 चीज़ों के ऊपर। पहली गुफ्तगू वो किया करते थे कि जब 1971 वाली वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड की तो क्या कहा गया कि मुझे तो पता ही कोई नहीं, ये कहा गया कि नहीं कहा गया। फिर बाद में उसको ऑन किया गया, फिर कहा गया साल के बाद जाके ऑन किया कि हाँ जी, फिर लेकिन कहते मैंने पुरअमन एहतजाज का बोला। नहीं, वो फिर दूसरा मैं 1971 की, अच्छा 71 की बात कर रही मैं, आप 9 मई की बात कर रहे, सॉरी, ठीक है। अब फिर आ जाए आगे, ठीक है। फिर 9 मई पे उन्होंने कहा, मुझे लगा 9 मई की बात 9 मई में फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अंदर था, मुझे क्या पता क्या हुआ। हाँ, मैं समझ रही थी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि नहीं मैंने तो पहले से तय किया हुआ था, जो हम कहते थे, जो मैं पीट के कह रहा था कि ये जो 9 मई का वाकया एक दिन में नहीं हुआ, ये 1 साल की इसकी मीटिंग्स ज़हन साजी की गई और ये बताया गया कि जब मैं गिरफ्तार होऊंगा तो आपने इधर जाना है, आपने इधर जाना है, आपने ये जो मासूम खवातीन बनी हुई हैं, ये जो मासूम बच्चे बने हुए हैं बड़े बड़े 60 साल के, ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था इनकी वीडियोस निकालें। इसने कहा आपने वहाँ जाना है, जना हाउस जाना है, किसी ने कहा आपने GHQ जाना है, मुँह से अल्फाज अदा कर रहे हैं ना सारे इनके जो इस वक्त MNAs भी बने हुए हैं। अब वो कहता है कि जी मैंने हाँ एहतजाज के लिए कहा था, पुरअमन एहतजाज के लिए, किसके बाहर, GHQ के बाहर। फिर एक और बदकिस्मती देखें या जिससे से आप जो मर्जी कह लें, ये कभी कहता था कि ये जानवर हैं, कभी क्या कहता था, कभी मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, कभी कहता था मैं घसीटूंगा, कभी कहता था मैं फांसी अपने हाथों से लगाऊंगा। ये मुझे नहीं कहता था, ये नवाशी साहब को नहीं कहता था, ये जिनको कहता था आप समझ जाएं इशारत। आज वो मिंतरलों पे आ गया, पाँव पड़ गया है। मैं कहता हूँ अच्छी बात है अगर उसने कह दिया कि फ़ौज के ख़िलाफ़, सिपाही सलार के ख़िलाफ़, जो अभी उनकी पूरी सोशल मीडिया टीम ने सिपाही सलार और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ बात की है, वो भी आपके सामने है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज उसने कह दिया कि आप नहीं बात करनी, और उन्होंने कहा फ़ौज अपना नुमाइंदा दे और मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये आज फौज ने तो कैटेगोरिकली कह दिया है ना, DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको याद होगी, उन्होंने कहा कि आप सियासी लोगों से बात करें। देखिए ना, तो बात तो आप लोगों से करनी है ना, आप लोगों को हमारे साथ चाहिए ना। लेकिन मैं फिर वही आप पहले सवाल को जवाब देने लगा हूँ, शायद आपने किया है जी कि जी आप क्या चाहते हैं, उनको बयान करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जब तक मैं अब अपनी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर की मुंह के अल्फाज नहीं कह रहा, मैं अपने अल्फाज कह रहा हूँ, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से कि जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड, और दूसरी बात जो खुद बानी PTI ने कह दी है, ये कल के इंटरव्यू में, पता है आपको, जो इंटरव्यू जेल में दिए उसमें उसने कहा है कि जितने लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल थे वो हमारे नहीं हैं। यही कहा है ना उसने कहा उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं 9 मई वालों का, ये देख लेना, उसी में कहा है। तो अगर नहीं है तो उन मासूम बच्चों को जिनकी आपने ज़हन साजी की, जिनको आपने 1 साल पे मीर जाफ़र, मीर सादक और इंस्टीट्यूशन के खिलाफ उकसाया, उनका फ्यूचर तो गया ना, क्योंकि वो तो नहीं बचेंगे। जो वीडियो के अंदर है उसको नहीं बचना चाहिए सर। उसमें फिर उसमें वो एक लड़की भी थी, अभी आप बात कर रहे थे कि बच्चे और जो नए लोग हैं जो मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में आना चाहती हैं, खैर अब तो खैर वो असम्बली में मखसूस नशिस्तों पे भी आना चाह रही हैं। सनम जावेद की मैं बात कर रही हूँ। इस तरह के जो लोग हैं इनको छोड़ दिया गया और फिर मरियम नवाज को डायरेक्ट मुखातिब करके चैलेंज करती हैं, जो कि पंजाब की CM है इस टाइम पे, मतलब एक बड़े सूबे की वज़ीर आला है मरियम नवाज साहिबा, ठीक है। तो मरियम नवाज साहिबा या इस तरह के लोगों ने मुखातिब करके इस तरह की बातें की जाती हैं उन लोगों की जानिब से जिनकी अपने कोई स्टैंडिंग नहीं है, तो आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़? डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में तस्वर करें ना कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर 350 मोटरसाइकिलें जलाई जाती हैं और 50 बड़ी गाड़ियाँ जलाई जाती हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि उसको कुछ नहीं कहा जाता उस शख्स को, और उसको छोड़ दी, उसकी बेल ले ली जाती है। एक शख्स लाहौर से उठता है, हमाद अजहर जिसका नाम है, वो KPK में जाता है, 39 मुकदमात में एक दिन में बेल ले लेता है। अब इसमें मेरा बताएं कि मेरा क्या कसूर है, जो बाहर आके हमें गालियाँ दे रहे हैं या CM को बुरा भला कह रहे हैं, तो इसमें तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और सियासत के अंदर बुरा भला किसी का कहना, मेरा ख्याल है कि कोई इतनी बड़ी डॉक्टर साहबा बात नहीं है, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर अगर उनकी गुफ्तगू सुने 9 मई वाली, तो यकीन माने ख़वातीन मर्द भी शर्मा जाते हैं, इतनी गंदी गुफ्तगू की गई। और ये देखे ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। मेरा लीडर अगर गाली देगा तो मैं भी गाली दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जी गाली दूंगा तो मुझे बड़ा ओहदा मिलेगा, मुझे बड़ा मनसब मिलेगा। यहाँ पे क्या होता था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जितने मनसब दिए गए वो सिर्फ इस बुनियाद पे दिए गए कि उन्होंने गालियाँ ज़्यादा दी, किसको निकाली और कैसे निकाली और कितनी गंदी निकाली। ये रवाज अगर हमने इस पाकिस्तान के अंदर करना है
तो मैं तो पॉपुलर सियासत का कभी भी हामी नहीं रहा। मैं पॉपुलर सियासत का हामी नहीं हूँ। मैं लोगों की खिदमत के हवाले से सियासत की जाए और अपना दिन रात मेहनत करके इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम किया जाए, अपने शोहदा की पुश्त पे खड़ा हुआ जाए, अपने उस लीडर की पुश्त पे खड़ा हुआ जाए जिसने पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज के जाल बिछाए हों, जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो। और इसी पाकिस्तान में रहते हुए अभी पंजाब में देखें, यकीन माने डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भी हैं, आप खुद इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर लें, इंफॉर्मेशन ले लें कि रावलपिंडी में इस वक्त जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, 40% वहाँ का पेशेंट मेरे भाई KPK के। जो इस वक्त डायलिसिस वाला हमारा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, 60% लोग मेरे जो है वो KPK के। होली फैमिली आप आ जाएं पिम्स में, आपको 60% KPK से लोग मिलेंगे। पोली क्लिनिक में 60%। अब जो नया हॉस्पिटल की संगे बुनियाद रखा है इस्लामाबाद में 1000 बेड का, उसमें भी मुझे उम्मीद है कि 60% वो मुफीद होंगे। ये जो पिशावर से हम 2 घंटे में पिंडी पहुंच जाते हैं, मुझे बताएं ये मोटरवे किसने बनाई है? ये भी तो नवाज शरीफ ने बनाई है। तो कहने से मुराद यही है कि हमें तामीर और तरक्की की सियासत करनी है। चलिए, नवाज शरीफ साहब के एक कारनामे की तो मैं भी तारीफ़ करना चाहूँगी कि मैं जब लाहौर जाती हूँ इस्लामाबाद से, तो मोटरवे पर जब सफ़र करते हैं तो 4-4.5 घंटे बहुत, अगर आप स्टे भी करें दरमियान में, आपने नमाज के लिए रुकना होता है, आपने चाय के लिए रुकना होता है, तो चले 4.5 घंटे लगा लें। स्पीड को भी तो सर फॉलो करना होता है ना, जो एक उस मतलब कानून के मुताबिक। तो आप 4.5 घंटे में आप लाहौर पहुंच सकते हैं। तो उस टाइम पे मेरा दिल वैसे खुश होता है कि ये काम नवाज शरीफ साहब ने अच्छा किया है। चलिए जी, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है और नवाज शरीफ साहब अब कहाँ पर हैं, क्या सोच रखते हैं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बातें हो रही हैं, मोहसिन नकवी के साहब के हवाले से भी आपके मुखालफिन बड़ी बड़ी बातें दावे कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर है, क्या उनको बैन करने जा रहे हैं आप लोग, क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे भी या नहीं होंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, इससे पहले कि इमरान खान के हवाले से बात की जाए कि मुज़ाकरात होंगे हुकूमत से नहीं होंगे, क्योंकि वो आप लोगों के बारे में कहते हैं कि जी मुज़ाकरात तो आप लोगों के साथ करने ही नहीं है, उनके जो मुतालिबात हैं वो आपने सुने होंगे। एक तरफ एक बंदा बात करना चाह रहा है कि जी मेरे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, जेल में वो बैठा हुआ है, फिर अपने मुतालिबात, अपनी शराइत कैसे पेश की जा सकती हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजन है। वो एक ही सांस और दूसरा, ब्रेक से पहले सॉरी, आप एक बात कर रहे थे कि वो उन लोगों को ऑन नहीं कर रहे जो लोग लेकिन इस तरह की बातें भी सामने आ रही कि कह रहे हैं उन कैदियों को छोड़ा जाए। दूसरी बात है कि हाँ, बयान बदल, कल इंटरव्यू में 2-3 बातें उनमें तजाद था। यानी साथ वो कहते हैं कि फौज अपना नुमाइंदा, उनकी पार्टी में होकर भी जाती है, कहते हैं कि बात कुछ और सुने, वो कहता है, साथ ही कहता है ये फलां मोहसिन नकवी जो है ये उनका बंदा है जी, उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने ज्यादती की, उन्हीं की तरफ सारा, मतलब कि 80% तनकीद भी फिर इंस्टीट्यूशन पे कर रहा है। अच्छा, ये बाय डिज़ाइन है डॉक्टर साहब, ये आप ज़हन में रखें, ये कभी नहीं हो सकेगा, ये बाय डिज़ाइन है। और मेरे से और आपसे बहुत आगे थे डॉक्टर इसरार अहमद, हकीम सईद, और वो दूरअंदेश लोग थे, और वैसी सोच और वैसी फ़िक्र जो है वो ऐसे लोग बहुत कम हो गए इस पाकिस्तान के अंदर। तो ये बाय डिज़ाइन हो रहा है, ये इस तरह नहीं हो रहा कि इतने बड़ी रेजोल्यूशंस पास हो जाएं, इतने तरह खड़े होकर बयानात देना शुरू कर दें। ठीक है जी, पहले भी तो इस मुल्क के में कई दफ़ा कई मामलात हुकूमतें गिराएंगी, कभी किसी ने कहा बाहर से किसी ने मुदाखलत की नहीं, हमेशा अपने बच्चे की हमायत की जाती है, दूसरे के बच्चे की हमायत नहीं की जाती। इस वक्त सिर्फ इशू ये बना हुआ है कि बलूचिस्तान के अंदर, इवन KPK के अंदर सोरश बर्पा की जाए, अनारकी पैदा की जाए, पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेला जाए, और जो हमें एक न्यूक्लियर पावर है, एक वक्त आए हमें उस अनारकी के बाद कहा जाए बाबा जी ये जो आपके पास है हमें दे दें, या आप इसकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे, और इसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट है वो मुल्क वो जो है जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो कर रहा है। तो ये जो मुज़ाकरात की बात चली है अभी, तो मुज़ाकरात देखिए ना, हमारे साथ तो उस वक्त हो सकते हैं, सुन लें, हमारे साथ मुज़ाकरात, हमारा जो भी पार्टी का बंदा है ना, अगर कहता रहे जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फलां हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमारे मुज़ाकरात उस वक्त हो सकते हैं इस पार्टी के साथ
जब ये आकर पूरी कौम से 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगे, गलती तसव्वुर करें, अपनों से गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन ये गलती नहीं है ना, ये तो बाई डिज़ाइन है। और इसके अंदर ये बात तो डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि सिद्ध के दिल से ये माफ़ी मांगे, सिद्ध के दिल से आके पूरी कहें कौम से, हाँ। कि जी पूरी कौम से हमसे गलती हुई है, हमें ये नहीं करना चाहिए था, और दिल से ये नहीं। अच्छा चले, अगर मांग ली फिर जी, अगर माफी मांग लेते ली तो फिर पार्लियामेंट फैसला करेगी, मैं अकेला फैसला तो अच्छा, कितने % चांसेस, आपका भी तजर्बा रहा है सियासत में, आप सबके बारे में, वो कहते हैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, आपको क्या लगता है कि मांगेंगे माफी इमरान खान साहब? मेरा ख्याल है कि माफी मांग भी लेना, आपको लगता है मांगेंगे? कितने % चांसेस हैं? कोई बईद नहीं है, देखिए ना, कल तक वो अब्बू कहते थे जिनको, आज उन अब्बू को गालियां दे रहे हैं, अब्बू कहते थे ना, और फिर जब कल तक ये कहते थे कि जो टेपिंग होती है ये हलाल है, आज टेपिंग हराम हो गई है। जो जो उनके मफाद में था, जो जो उनके इक़्तिदार को दवाम बख्शता था। चीफ जस्टिस के हवाले से जो बात की गई, आप अता तारिर साहब, जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बात कर रहे थे, ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे, इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये, क्योंकि FIR काट लेना, किसी को गिरफ्तार कर लेना, ये भी हल नहीं है। नहीं, ये हल नहीं है। देखिए मेरी बात सुन, पहली बात तो ये कि बड़ा सेंसिटिव तरीन इशू है। इसके ऊपर मैंने अपनी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू कल दे दिया। जी। इसके ऊपर लॉ एंड जस्टिस की एक कमेटी जो है वो बन गई है, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, और कल उसका इजलास भी रख दिया गया है। अब उसके अंदर ये चीज़ तय होगी कि क्या जो डिसीजन आया है उसके अंदर कहाँ पे गलती हुई है, किस जगह के ऊपर, और ये फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला उलमाए कराम करेंगे, मुफ्ती आज़म करेंगे, और हम उन लोगों का हिस्सा बनेंगे जो पार्लियामेंटेरियन। कल पार्लियामेंट ने, सारी पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पे इस बात का इरादा किया है, इत्तफाक किया है कि हमारी जान, माल और औलाद, ये तीनों चीज़ें नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत में कुर्बान जाए, और हमारा कोई किसी किस्म का जो है इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कादियानी, लाहौरी ग्रुप हो, अहमदी ग्रुप हो, ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, इनको ना ज़ाहिरी तौर पे ना छुप कर किसी सूरत इनको तबलीग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अभी ये जो नैब के हवाले से, जब आप लोगों की नैब के हवाले से मुझे याद है कि आप लोग कहते थे कि 90 दिन से 14 दिन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गलत है, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं होती, प्रोसिक्यूशन पता नहीं वीक होती है या सबूत नहीं होते हैं, और एक बंदे को पकड़ लिया जाता है 90 दिन के लिए, उसको बंद कर दिया जाता है, और अकूबत खान ने इस तरह के अल्फाज हम सुनते थे। अब ये 30 से 60 दिन करके फिर वो 14 दिन वाली बात, मैं तो ये क्या मैं डॉक्टर साहब इंसाफ है सर? और आप लोगों को, मुझे याद है आप लोगों ने इलेक्शन कैंपेन में नैब को खत्म करने की बात भी की थी, और आप ये तमाम सियासी जमातें मानती हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग के लिए, सॉरी, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि मैंने तो अपना मौका बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी दिया था नैब के हवाले से। नैब के हवाले से मैंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि 60 दिन का रिमांड हो, कल हमारी बारी भी आ सकती है, और नहीं मैं चाहता कि ये इसमें वो तरामीम हो या हुई है। अब इसके बाद की बात जो है वो तो मैं कोई फैसले नहीं कर सकता, मुझे अपनी पर्सनल राय आपने पूछी है, तो मेरा तो उस पर इत्तेफाक नहीं है। और आप तो वैसे भी वो जेल में एक दफ़ा रह चुके हैं, जो डेथ सेल के बराबर था। मैं तो 11 साल रहा हूँ जी, और 11 महीने रहा हूँ, और मेरे पास ना देसी मुर्गी खाने के लिए थी, ना ट्रेड मिल थी मेरे पास, ना मेरे पास रूम कूलर था जिसे आप कहते हैं। आपने मेरे ख्याल से मुझे ईद शो में इस हवाले से बताया था कि वो तकरीबन डेथ सेल था। मैं उसको डेथ सेल कहते हैं, जो 6x6 होता है, यानी मैं 5 फुट 8 इंच हूँ, तो 4 इंच लंबाई में बचता था, मतलब मुश्किल से आप बैठ सकते थे और सो सकते थे, और साथ ही अंदर बाथरूम था। ये नहीं था कि 90 फुट बड़ी जगह होती है। अच्छा, एक अहम सवाल, मुझे नहीं पता कि टीवी पे सवाल लोग उठाते रहे कि नहीं उठाते रहे, लेकिन ये भी एक बड़ा सेंसिटिव सवाल है कि जिस किस्म की इमरान खान साहब बयान दे चुके हैं माजी में भी, और अब भी इस किस्म की बातें वो करते हैं, उनका जेल में रहना ज़्यादा ख़तरनाक होगा या जेल से बाहर आना ज़्यादा ख़तरनाक होगा, और अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो उनके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, पहली बात है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे किसी को जेल में डाल के सियासत नहीं करनी, ना जेल से बाहर से निकाल के सियासत करनी है। अदालतें मौजूद हैं, आइन मौजूद है मुल्क के अंदर, कानून मौजूद है मुल्क के अंदर, और जो फैसले वो करते जाएंगे, अच्छे करेंगे, बुरे करेंगे, उसको मानना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, बाद में भट्टो की तरह रो रो के कहना पड़ेगा जी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन वो वापस तो नहीं आ सकेगा। फिर हमें इसी तरह 2017 वाला जो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे एक वक्त आएगा, पूरा लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बैठेगा,
और वो कहेगा कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। अच्छा, ये पीटीआई पे पाबंदी लगेगी या नहीं? मैं ये देखे ना, जो एविडेंस है वो एनफ है ठीक है, पाबंदी के लिए। अभी जो फिर लगने जा रही, क्योंकि आपकी खबर हमेशा सही होती है। नहीं सुने, सोशल मीडिया के अंदर जो उनके लोग पकड़े गए हैं वो तो राग के साथ भी और प्लस मुसाद के साथ भी, फिर और क्या शवाहिद दोनों चाहिए के आपको? साथ इससे बड़े शवाहिद तो और चाहिए कोई शवाहिद? मुझे देखे ना, पाबंदी अदालत ने सिटिंग अब भी लगा है, नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगानी, उन्होंने केस पेश करना है। केस गवर्नमेंट का इसमें किरदार तो है ना? नहीं, वही ना, प्रोसिक्यूशन हमने करनी है ना। हमने पहले भी प्रोसिक्यूशन Exactly. की, देखे सुने, हमने पहले भी प्रोसिक्यूशन की। हमने कहा ये देखें जी, तो अब आपको लग रहा है कि अदलिया से रिलीफ मिल जाएगा ठीक है। इनको इस पर भी? बस मैं तो यही समझ रहा हूँ, मैं तो यही समझ। ठीक है, मतलब आप वही कहना चाह रहे हैं कि अदलिया जो है इनको रिलीफ पे रिलीफ दे रही है। देखे ना, मैं अदलिया पे तनकीद इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग कहते हैं ना कि सुने ना रिलीफ डॉक्टर दे साहब, रही सुने, मैंने तो 8 साल ट्रायल भुगता है और एक छुट्टी नहीं की और एक जज पे एतराज़ नहीं किया। जज मेरी फाइल पे एतराज़ कर देते थे कि जब मेरी बारी आती थी तो वो कहते थे मेरे सर में दर्द है, कोई कहता था मैं फिर सुन लूंगा, तो वो बेंच टूट जाता था। ठीक है, नहीं तो मैं तो अदलिया पे नहीं, लेकिन आप लोगों की जमात ये कहती है ना कि जी अदालत नजर आ रहा है ना, वो यही बात मैं दोहरा रही जो आप लोग करते हैं। मुझे भी बात कर रहे ना आप, मेरे मुंह पे ना खुदा के लिए। आप लोगों की जमात, मैं आप लोगों की जमात को आपके सामने बैठ के कोट करूं, क्या ये आप लोगों की जमात ये नहीं कहती? अभी मैं उस्मा बुखारी साहिबा को भी 2-3 दिन पहले कह दिया ना, आप किस तरह कहलवाना चाहती हैं। पहली बात मैंने ये कही कि मैं हमेशा अदलिया का एहतराम किया। जब मुझे 25 साल कैद सुनाई गई, आप मेरी वीडियो चलाएंगे ना, साथ चलाएं, सबको रोक रहा हूँ, ना गाली देने दी ना पत्थर मारने दिया। मुझे पता था कि इस निज़ाम ने मुझे सजा दी है, यही निज़ाम से मुझे रिलीफ मिलेगा। मैंने अपने जजेस को गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा। इन्होंने तो पूरा ओवरसीज में आप लेकिन अब्बास साहब, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने जजेस के बारे में कहा कि बुक से भरे हुए जजेस, नहीं वो काफी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे हैं। बुक से भरे हुए जजेस नहीं, इससे बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था उन जजेस के खिलाफ जिन्होंने बुलाया। चाहिए था नहीं, उस जजेस के खिलाफ, मैं मौजूदा जजेस के खिलाफ तो नहीं कर सकता ना। उस टाइम पे तो जज फैसला हो गया, देखिए ना डॉक्टर साहब, फैसला हो गया, उस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन चीजें चल रही हो तो उस पर नहीं हो सकती। सही। वो 5 जजेस खुदा को भी जवाब दें, याद रखिएगा, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, और दुनिया में भी उन्होंने जवाब देना, दोनों जगह जवाब देना उन्होंने। अच्छा, नवाज शरीफ साहब क्यों अब एक्टिव नहीं है? अभी तक बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद जो इंतखाबी नताइज थे उनका दिल तो टूट गया है, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म बने हैं वो मजबूरी में बने, उनकी मर्ज़ी से नहीं बने। बहरहाल मतलब आपकी जमात ये कहती है कि उनकी मर्ज़ी से बने हैं, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं, और इसकी वजह भी है, एक बैकग्राउंड है कि इलेक्शन से कुछ वक्त पहले बाकायदा मुहिम जब चल रही थी, इवन जो आपके एडवर्टाइजमेंट होती है न्यूज़पेपर्स में, कुछ मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स ने तो बाकायदा लिख दिया कि चौथी बार शायद वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। आपके इलेक्शन कैंपेन पे भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे चौथी बार, और मुल्क की तकदीर को संवारेंगे। कैंपेन में थ्रू आउट नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, बाद में से शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं। इसलिए सवाल जन्म लेता है कि क्यों मियां साहब अब दिल बर्दाश्ता हैं, क्या वजह है? डॉक्टर साहब, पहले तो सियासतदान का दिल टूटता भी नहीं है और दिल बर्दाश्ता भी नहीं होता। अच्छा, इसीलिए तो वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आए थे। बड़ा पक्का, बड़ा सख्त दिल होता है, इसका मतलब नहीं, सख्त नहीं होता, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, सख्त नहीं होता। सख्त मैं तो सर, फिर सियासतदान को स्क्रीन से आउट भी नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने ना, मैं तो यकीन माने, ये फुटपाथ पे किसी छोटे से बच्चे को सोए हुए देख के ना तो कांप जाता हूँ कि ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। किसी बेटी को मजबूरी में देख के कांप जाता हूँ कि हम भी 4 बेटियों के मालिक हैं। कहने से मुराद ये है कि सख्त नहीं होता, स्ट्रांग होता है। आपने लफ्ज़ ठीक इस्तेमाल किया, स्ट्रांग होता है कि पहली दफ़ा उनको उतार के फेंका गया, अल्लाह ने दोबारा उनको बना दिया, तीसरी मरतबा फेंका गया, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए आए। हाँ, हमारी पूरी कंपेन इसी बुनियाद पर थी, अपने लीडर के बुनियाद पर ही बंदा इलेक्शन लड़ता है ना। लेकिन क्या आप लोगों को नजर आ रहा है क्या ये फैसला करना हमारा हक था ना, कि हमने देखे ना, पहले ही मियां नवाज शरीफ ने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी के बगैर मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। ये हमारी इंटरनल गुफ्तगू थी ना, आपको सामने तो दुनिया को तो नहीं हमने बताना था। लेकिन अगर 2/3 नहीं आई तो उनका अपना ज़ाती फैसला जो है वो पार्टी के साथ मुशावरत के साथ तय हुआ कि फिर मियां शहबाज शरीफ उधर बनेंगे और इधर शहबाज शरीफ शायद मसलहत की सियासत ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं। नहीं, मसलहत की सियासत नहीं, और मसलहत की सियासत, तामीर और तरक्की। देखिए मसलहत भी कोई नेगेटिव टर्म तो नहीं है ना। कई बहुत सी जगहों पे आपको जो आपके साथ खड़े होते हैं, 17 जमातों को 16 महीने में आपकी बात को सेकंड करता हूँ। 17 महीनों में अपने मिजाज के बरअक्स
16 महीनों में 17 तो मसलिहत जमातों को क्वालिटी है ना मेरे जी ख्याल जी से। 17 जमातों को साथ लेके चले, अदलिया को साथ लेके चले, स्टैब्लिशमेंट को साथ लेके चले, ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चले, सबको साथ लेके चलने का फ़न है। लेकिन यही फ़न इससे कई ज़्यादा गुना वो मियाँ नवाज शरीफ में मौजूद है। अच्छा, ये बासी साहब, जो जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, धरना दिए हुए है बिजली के बिलों के हवाले से, अवाम के मसाइल के हवाले से, सराजुल हक साहब भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे परसों, और कल भी डॉक्टर उसामा JI से, तो वो पुरुमीद भी थे एक किस्म के, लेकिन ये कि कैटेगोरिकली मुझे राना एहसान अफजल साहब ने कहा कि भाई हम वो वाले मुतालिबात सुन सकते हैं जो हम मान सकें, इसलिए हम टाइम ले रहे हैं, जो हम मान ही नहीं सकेंगे अभी हम अग्री कर दें। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि जो मुतालिबात वो कर रहे हैं, वो मुज़ाकराती जो कमेटी बनी हुई है, ये लोग मानेंगे? आप लोग हुकूमत के बस में भी पहली है? बात तो ये है मईशत की जो सूरत हाल है, अवामी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें उसमें कोई शक नहीं, ठीक है, और वो एक अवामी जमात भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और दूर से बाहर से रह के बंदा कहता नहीं जी मैं तो जाऊंगा तो एक ही ओवर में जो है ना मैं तो 6 विकेटें उड़ा दूंगा, नहीं जाता है अंदर बेचारे की वो वाइड बॉल हो रही होती है, सीधी बॉल भी बंदा नहीं कर सकता, मुश्किल होता है। हुकूमतों में रहना और बाहर रह के अपोजिशन करना आसान है, हुकूमतों में रहना मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो मुतालबात इस वक्त रखे गए हैं, हाँ वज़ीर आज़म बिल्कुल संजीदा हैं कि वक्त के साथ साथ हम बिजली के रेट्स कम करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारे लोग मारे जाएंगे। फिर सैलरी पेड पे जो टैक्स लगा है वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जैसे अभी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अरबों डॉलर की, 22 अरब डॉलर की आवाज़ है, अब वो इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में आ जाती है और अपना इन्वेस्टर जो है वो बाहर ना भागे और अपनी जो हमारी इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो जाए। ये जो IPPs के हवाले से भी नून लीग पे उंगलियां उठ रही हैं, इस पर मैं आपका जरा मौका नहीं, नून लीग के ऊपर नहीं उंगलियां उठ रही, उस वक्त का तकाजा था। सबसे पहले IPPs का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, फिर 18 IPPs का एग्रीमेंट जो है अपनी सोशल मीडिया पे मेरी खबर चल रही होगी आपको पिछले 10 दिन, जो सिग्नेचर किए हैं वो PTI ने किए हैं। मेरा कहने से मुराद ये है कि मैं इस हक में, मैंने तो नेशनल असेंबली के अंदर स्पीच भी की, मैं जो फॉरेन मतलब के कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और जो बंद पड़े हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिली है तो। और ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि एहतजाज दुरुस्त। सुने, नहीं आपकी बात से मैं क्या फिर कंक्लूड करूँ? ये कंक्लूड मैं कर देता हूँ जी जी प्लीज़। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि IPPs जो बंद पड़े हैं उनको देना जुल्म है, हाँ। लेकिन वो भी आपको ज़हन में होना चाहिए कि फॉरेन अपना जो सॉवरन गारंटी के ऊपर है, सॉवरन गारंटी के ऊपर वो भी है, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं, जिसमें मैंने उस दिन भी नाम लिया, एक वो आरिफ हबीब है, एक वो मियां मंशा साहब हैं, इसी तरह के और 2-4 ओरिएंट वाले हैं, ये 8-10 लोग, 40 के करीब हैं लोकल, लेकिन 8-10 तो ऐसे हैं जिन्होंने अरबों खरबों कमा लिए हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो वो इस मुल्क की खातर कुर्बानी दें ना, मेहरबानी करें, खुद ही कह दें, बजाय इसके कि हम जाके अदालतों में भुगतें उनको। ये पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी वो फरमा दें, और हुकूमत को चाहिए कि वो निगोशिएशन कर रही हो। अब चाइना से हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, जो हम ये जो इम्पोर्टेड कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जब हम लोकल कोल पे चले जाएंगे तो 3.5 रुपये यूनिट पड़ जाएगा। आपने वैसे बड़े आराम से कह दिया, बात तो आपने अच्छी की, लेकिन इतनी आसानी से कोई कुर्बानी देता है? अगर वो सुन भी रखा, जिनको आपने मुखातिब किया है, अगर नहीं देता तो फिर पाकिस्तानियत पे शक है ना। और दूसरा, पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो तमाम एग्रीमेंट को रिव्यू करने जा रही है और उनके निगोशिएशन जारी है। अभी जो वज़ीर ख़जाना साहब चाइना गए हुए थे वो इसी पे गए हुए थे कि हमारे जो कोल की प्लांट है उनको हम शिफ्ट कर दें इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल के ऊपर। आगे फिर क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल आप? ये इमरान खान साहब क्या जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब यहाँ तक बातें हो रही हैं कि इनके तो सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपको पता है कि बड़ी बड़ी वो धुआंधार किस्म की ट्वीट्स, और फिर इनके कुछ सोशल मीडिया के लोग बाहर बैठे हुए हैं। हमारी सहाफ़ी बरादरी में से भी कुछ लोग हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, जो बाहर के ममालिक में बैठ के धुआंधार व्लॉग्स करते हैं। तो वो तो कहते हैं भाई आज गई आपकी हुकूमत, कल गई आपकी हुकूमत, और इमरान खान। अच्छा, अगर वो ये नहीं कहेंगे तो व्लॉग कौन सुनेगा? पहली बात तो ये है। और फिर कुत्ते ने इंसान को काटा, खबर ही कोई नहीं है, इंसान ने कुत्ते को काटा, ये खबर है। आज के दौर में ये साबित हो गया। और देखे ना, किसी की आप भी खातून है, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज ही नहीं रही सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके साथ जो मर्जी लगा। जितना देखें, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया
कि आप दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालें ताकि आपके ऐबों पे पर्दा डला रहे। हम में से कोई हाजी नवाज खान नहीं है। सब ये तो अल्लाह जानता है, दिलों के भेद भी अल्लाह जानता है। और पूरी रिकॉर्डिंग जब हम छोटे छोटे होते थे, ये वीडियो शीडियो नहीं होती थी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो मौलवी साहब कहते होते थे कि एक फरिश्ता इतने बैठा है कि ताड़े लिखी जा रहे हैं। तो हम कहते थे कितने लिखी जा रहे हैं, कितने, वो कहते थे सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हम कहते थे ये कैसे मुमकिन है, आज तो हर चीज़ मुमकिन हो गई है ना। तो वही फिर यही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं जब मुमकिन है तो फिर खुदा के लिए ये जो कुछ हम सोशल मीडिया के ऊपर गंद डालते हैं और गंद डाल के हर बंदा उसको शेयर करता है तस्दीक किए बगैर, तस्दीक भी नहीं। आप देखें कोई पॉजिटिव चीज़ आप सोशल मीडिया पर डालें कोई नहीं देखेगा उसको। जो नेगेटिव आप डालें, कुछ जेली फेक वीडियो डाल दें, फिर माँ बहन बेटी भी देखेगी जो बेचारी को नहीं देखना चाहिए। वो सर भी हुकूमत को भी इस पे सख्त एक्शन लेने मैं चाहिए कहता हूं जी, ना। अब तो खैर चले इस तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है। जाएगा। देखिए क्या सऊदी अरब तरक्की नहीं कर रहा इस सोशल मीडिया के बगैर? क्या यूएई तरक्की नहीं कर रहा? क्या चाइना तरक्की नहीं कर रहा? सोशल मीडिया बंद कर देना नहीं, आपकी नजर में एक हल है? नहीं। या वहां पर नहीं। वहां पे जो लोग लाइन क्रॉस करते जी, हैं उनको कानून के उनके दायरे में रहते हुए दायरे में लाकर वो एक हल है ना, वो परमानेंट सोल्यूशन है। लेकिन डॉक्टर साहबा देखे ना, लेकिन वो भी वहां मजलूम मान जाते हैं। हमारी मिन हैसल कौम क्या हालत है हाँ कि अभी मैं आ रहा हूँ जी। आपके स्टूडियो तक, जी मैं 3 सिग्नल पे रुका हूँ रेड पे, ठीक है जी। लेकिन राइट लेफ्ट से लोग निकल के जा रहे हैं इतनी जल्दी में, गाड़ियों में बैठे हुए बड़ी बड़ी अच्छी फैमिलीज के लोग निकल के जा रहे हैं। यही रेड सिग्नल दुबई में क्रॉस कर सकते हैं, यही रेड सिग्नल लंदन में क्रॉस कर सकती हैं? नहीं कर सकते। वहां तो बड़े अच्छे बच्चे बन के रह रहे होते हैं सारे, और यहाँ कोई पे पुलिस वाला नहीं खड़ा। हाँ। लेकिन टक करके आपको 5000 दिरहम का चलान आएगा, लग पता जाएगा। तो कहने से मुराद ये है कि जब हम खुद लॉ अबाइडिंग नेशन बन जाएंगे तो अल्लाह खैर कर देगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बास साहब आपके तशरीफ़ लाने का। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।